Hello and welcome to all the Bacha Log. My name, as you know, is Dr. Ankit Dubey, and I'm here with your next chapter in the NEET NCERT biology series. That is, as you can see on your screen, ecosystem, chapter number 14 of class 12. तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी फालतू के भाषण एंड मोटिवेशन के सीधा चालू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है बच्चों, एक चीज़ हाँ ज़रूर बोलूँगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, बेवकूफ़ी मत करो। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेकर ही लेक्चर देखने बैठो, ये मत सोचो कि हाँ सुन लिया, स्क्रीन पे देख लिया, हमको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक लो, साथ में लेकर बैठो और सारी की सारी मार्किंग लाइन बाय लाइन प्रॉपरली करते जाओ, कुछ भी पॉइंट मिस मत करो। ओके, एक्सप्लेन करने का काम मेरा, मार्क करना और पढ़ने का काम आपका। फेयर इनफ, चलो शुरू करें। देखते हैं, सबसे पहली चीज़ इकोसिस्टम है क्या, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको इंपॉर्टेंट वाला मिलेगा, देखना, ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है बच्चों, आपको दिख रहा है आपके साथ। अब फंडा कैसा है जरा, फंक्शनल यूनिट देखो। हमने फंक्शनल यूनिट बहुत सारी चीज़ों का किया पहले, जैसे कि ब्रेन का न्यूरॉन है, किडनी का नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट, लंग्स का एल्वियोलस है, ये पढ़ा हमने, बोन का हैवर्शियन सिस्टम है। इन जनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है, पढ़ा हुआ है हमने। तो नेचर का भी एक फंक्शनल यूनिट है। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, ध्यान से सुनना। नेचर अपन बोलते हैं कि ये बहुत ब्रॉड टर्म है, जैसे हम प्रकृति, नेचर जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया। इसको स्पेसिफिकली डिफाइन करने के लिए ज़रूरत है ना। जैसे नेचर बोला तो उसमें सब कुछ आ गया, पेड़ पौधे, पहाड़, आप, हम, लिविंग, है ना, लिविंग नॉन लिविंग, सब कुछ आ गया नेचर में। तो इसको हम डिटेल में या थोड़ा सेग्रीगेटेड तरीके से कैसे, नेचर में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, जिसको हम लोग बायोलॉजी में बायोटिक और अबायोटिक कहेंगे अब से। इकोसिस्टम में आप लिविंग नॉन लिविंग की जगह पर क्या वर्ड यूज़ करोगे? लिविंग को बोलोगे बायोटिक, देखो ये बोलोगे आप लिविंग को, राइट इट हियर फॉर यू, लिविंग को आप बोलोगे बच्चों, लिविंग को आप बोलोगे बायोटिक और नॉन लिविंग को आप बोलोगे अबायोटिक। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अपन बायोटिक और बायोटिक बोलेंगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पर फंडा ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप हवा में सांस लेते हो तो आपका एयर के साथ इंटरेक्शन है, राइट। आप अगर सी में या समुद्र, जो सी या लेक या कहीं पर नहाने जाते हो या पानी यूज़ करते हो वहाँ का, तो आपका वो उस वाटर बॉडी के साथ इंटरेक्शन है। ठीक है, कोई मछली पकड़ के खा रहा है समुद्र में से, वो उसका उस वाटर बॉडी के साथ इंटरेक्शन है टेक्निकली। कोई जाकर पेड़ काट के, फॉरेस्ट काट के कोई घर बना रहा है, वो उसका फॉरेस्ट के साथ इंटरेक्शन है। तो ऐसे हमारा इंटरेक्शन नेचर के साथ होते रहता है। पर क्या पूरी दुनिया में सब जगह ये इंटरेक्शन सेम है? नहीं। डेजर्ट में अलग होंगे, मार्शलैंड में अलग तरीके के होंगे, फॉरेस्ट एरिया में अलग तरीके के इंटरेक्शंस होंगे, राइट। तो बेसिक फंडा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, कि नेचर इज़ अ ब्रॉड टर्म, उसमें डेजर्ट अलग, फॉरेस्ट अलग, वाटर बॉडी अलग, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेग्रीगेशंस हैं। हर जगह पे एक चीज़ कॉमन है कि लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा है। डेजर्ट में भी लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट में भी हो रहा है, रिवर में भी हो रहा है, सी में भी हो रहा है, लेकिन तो लिविंग नॉन लिविंग का जहाँ इंटरेक्शन हो वो इकोसिस्टम। और फिर उसकी वेराइटीज़ बहुत सारी हैं जो हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप ये बेसिक आइडिया सबको समझ में आ गया। तो पहले आप क्या मार्क करेंगे, देखो इकोसिस्टम क्या है आपका, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बता दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप बायोटिक बोल देना, ठीक है, और नॉन लिविंग वाले जो फैक्टर्स थे उनको आप अबायोटिक, ये जो फिजिकल नॉन लिविंग वाले उनको आप अबायोटिक बोल देना। ठीक है, इस तरह से। चलो देखिए नेक्स्ट, ग्लोबल इकोसिस्टम। जैसा मैंने कहा कि अर्थ के लिए तो ब्रॉड टर्म है ना, जो ब्रॉड टर्म है वो है ग्लोबल इकोसिस्टम, जो पूरे अर्थ के सारे छोटे छोटे लोकल इकोसिस्टम्स का एक समावेश है। समावेश यानी कि एक समेशन है, ठीक है। तो
सारे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों आपको आइसोलेटेड छोटे छोटे सिस्टम मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे। कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे रेत ज़्यादा है, कहीं पे प्लांट ज़्यादा है, कहीं पे एनिमल ज़्यादा है, अलग अलग चीज़ें। पर इन सब का एक जो सम टोटल है वो आपका ग्लोबल इकोसिस्टम है, ब्रॉड टर्म्स। ठीक है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, दैट इज टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। ओवरऑल हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका दो कैटेगरीज में कर दिया, टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक, एक लैंड वाला एक पानी वाला इन जनरल। और फिर इन दोनों में हम फर्दर सेग्रीगेशन करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट और डेजर्ट ये दोनों लैंड वाले में आ गए, एक्वाटिक में सी भी आ गया, फ्रेश वाटर भी आ गया, करेक्ट। वैसे होगा। कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं जरा। देखो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर टेरेस्ट्रियल, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुअरी आर एक्वाटिक। ठीक है, एस्चुअरीज क्या होती है, लेक्स क्या होता है, ये सब मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में बताया है। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो एक बार ज़रूर रिवीजन के लिए देख लेना बच्चों। ठीक है, क्रॉप फील्ड्स, खेती, ये भी एक टाइप का इकोसिस्टम है। ये मैन मेड है, खेत में जो हम प्लांट्स उगा रहे हैं, वहाँ पे चूहे आ रहे हैं उसको खा रहे हैं, आप जा रहे हो प्लांट काट रहे हो उसका कुछ यूज़ कर रहे हो, है ना, उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हो, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिक मटेरियल से आया हुआ है। तो ये सारा इंटरेक्शन वहाँ पे हो रहा है, बट ये मैन मेड सिस्टम है। एक्वेरियम मैन मेड सिस्टम है। तो दो एग्जाम्पल ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल, विच इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक, विच इज एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड या आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो इकोसिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है। अब इकोसिस्टम क्या है ये तो समझ में आ गया, बट उसके कंपोनेंट्स क्या है, कैसे बनता है, जरा उसकी बात करते हैं बच्चों। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या थे, मैंने अभी बताया ना आपको, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब उसको हम एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। आप मोर और लेस यू कैन थिंक ऑफ इट इन द सेम मैन, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, ऑब्वियसली दीज फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स, है ना। ये लिविंग और नॉन लिविंग, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं, और ओवरऑल ये पूरे डायनामिक को, पूरे बैलेंस को भी अफेक्ट करते हैं। Interaction of these biotic and abiotic components results in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. ये इंटरेक्शन ही हमारा मेन फोकस ऑफ स्टडी है, ध्यान से समझना। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ना अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर से आप कहाँ अचानक कहाँ चले गए, देखो है ना, टेक्स्ट बुक में भी ये ऐसा है, स्ट्रक्चर उन्होंने हेडिंग डाली बट स्ट्रक्चर को ऐसे बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया। तो लेट्स डिफाइन इट। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, कंपोनेंट्स आएंगे। स्ट्रक्चर में क्या आएगा भाई, तो क्या कंपोनेंट्स हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के, वो आएंगे। बरोबर है, आप बोलोगे हाँ सही है। कंपोनेंट्स कौन से टाइप के, सर बायोटिक है, अबायोटिक है, ये भी बरोबर है। ठीक है, ओके। और ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स किस तरह से वेरियस लेवल्स में अरेंज्ड हैं, वेरियस लेवल्स में अरेंज्ड है वर्टिकली, इस अरेंजमेंट की स्टडी को, इस अरेंजमेंट की एनालिसिस को हम स्ट्रैटिफिकेशन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटा, स्ट्रैटा मींस लेवल ऑफ कोर्स। अगेन एक सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बोलूं फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, तो उसकी बेस कौन है, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का बेस कौन बनाता है, पेड़, प्लांट। द प्लांट स्पीशीज विल फॉर्म द बेस, द लोअर स्ट्रैटा, है ना। अच्छा, फिर छोटे प्लांट्स हैं, ओके, तो वो सबसे नीचे के लेवल पे आ गए। थोड़े और हायर प्लांट्स हैं, अगर मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, थोड़े और ज़्यादा लंबे जो उगने वाले पेड़ हैं वो वर्टिकली और ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हाइट वाले पेड़ को मैं एक स्ट्रैटा के हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ, एक तरीका वो है। दूसरा, अगर मैं उनकी, ये तो उनके हाइट के हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से बोलूँ तो भाई प्लांट हमारा बेस बनाएंगे, ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ा था ना कि भाई प्लांट जो है वो आपका बेस बनाएंगे, खाना सारा प्रोवाइड करेंगे, फिर वहाँ पर एनिमल्स आएंगे, फिर वो आपस में एनिमल्स का इंटरेक्शन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एनिमल्स भी अलग अलग लेवल के होंगे ना, ठीक है, सांप चूहे को खा रहा है, फिर मंगूस सांप को खा रहा है, फिर ईगल, व्हाटएवर, XYZ, एक लेवल्स बन रहे हैं वर्टिकली। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन होता है,
यानी कि अलग अलग लेवल्स को जानना, को समझना, किसके, एक इकोसिस्टम के अलग अलग लेवल्स को समझने की बात है। चलो, फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल पोजिशन। एज आई सेड, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, हाइट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, ट्री जो है वो वर्टिकल स्ट्रेटा में या फॉरेस्ट के वर्टिकल लेयरिंग में सबसे ऊपर आएंगी, जबकि छोटे जो श्रब्स हैं, श्रब्स जो मतलब झाड़ी झूड़ी जो होती है ना, झाड़ होता है और झाड़ी होती है ना, श्रब्स या बुशिस जिसको आप बोलते हो छोटे वाले, है ना, हर्ब्स, ग्रासेस, दे ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स। ये हाइट के हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन जनरली हम लोग हाइट के हिसाब से देखेंगे अगर फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए हम लोग उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉट विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रोल अगर मैं देखता हूँ तो पिरामिड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमको पता ही है, ठीक है। तो हाइट के हिसाब से आपको देखना है, सिंपल। अच्छा, कंपोनेंट्स में अगेन कौन से एस्पेक्ट्स, कंपोनेंट्स में कंसिडर कौन से एस्पेक्ट्स आपको कंसिडर करने हैं, यहाँ से सुनना समझना। पहला है प्रोडक्टिविटी, सेकेंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल। ऑब्वियसली अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों नीट में आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। 4 दिए हुए हैं, कोई एक इसमें से मिसिंग रहेगा, वही आपका आंसर, ठीक है। देन यू हैव, let's take a small example of a pond. They've explained it with the example of a pond. Let's understand what they've said. Okay, ये सेल्फ सस्टेनेबल है। पहली बात तो देखो, कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो सेल्फ, ज़्यादातर इकोसिस्टम ये शब्द का मतलब ही सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए इन आइडियल केसेस। मेजॉरिटी इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, यानी कि वो अपने आप में पूरे हैं, उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट, ठीक है। वो फॉरेस्ट हो या पॉन्ड हो या लेक हो, उनका आपस में काम चल रहा है। अगर प्लैंकटन है तो मछली है उसको खाने के लिए, अगर छोटी मछली है तो बड़ी मछली है उसको खाने के लिए, तो उनका वो सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है। जैसे पॉन्ड जो है ये सेल्फ सस्टेनिंग एग्जाम्पल हो गया। मेनी इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन दिस इकोसिस्टम। बहुत सारा इसमें पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं मार्क नहीं करूंगा, तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत करना। ओनली द लाइन्स दैट वी आर मार्किंग एंड आई एम राइटिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द साइड, बाजू में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो लिख के दे रहा हूँ उतना ही आप पढ़ो, दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, देखते हैं। A pond is a shallow water body in which all 4 basic components of an ecosystem are well understood. जैसे कि अबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। पॉन्ड का अबायोटिक कंपोनेंट कौन है? वाटर। इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है, सिंपल है, लॉजिकल है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर इंपॉर्टेंट चीज़ डिफिकल्ट है, ये तो ईजी वाला पार्ट है। ओके, सोलर इनपुट, टेम्परेचर साइकिल, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, they are also the part of abiotic factors, ठीक है। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में वाटर, टेम्परेचर, सोलर इफेक्ट्स, है ना, ऑल दोस, इवन द मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, whatever इज देयर, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए जो इस पॉन्ड को सस्टेन करने का काम कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, एल्गे आते हैं, एंड submerged and marginal plants found at the edges, ठीक है, floating, submerged as well as marginal plants। मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे और ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 3 फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये 3 जो हैं ये आपके ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट हो गए बच्चों। तो ठीक है, आप बोलोगे हाँ बड़ा ऑब्वियस सा बात बोला सर, ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स है, फाइटोप्लैंक्टन है तो होंगे ना ऑटोट्रोफिक, उसमें क्या। अच्छा, जू प्लैंक्टन जो है उनके 2 फॉर्म होते हैं, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग। ये क्या है? ये कंज्यूमर। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है, जू प्लैंक्टन कंज्यूमर है, ये भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइटोप्लैंक्टन कैसे हैं? ये प्रोड्यूसर है आपके, यानी कि ये खाना बना रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रोफिक है ना बॉस। और जू प्लैंक्टन क्या है? जू तो वैसे भी एनिमल किंगडम पता ही है आपको, हेट्रोट्रोफिक से ही जाने जाते हैं, तो ये कैसे हैं? आपके कंज्यूमर्स हैं। आई होप ये क्लियर, सिंपल चीज़ है। डिकम्पोजर्स क्या है? फंगाई, बैक्टीरिया,
डाइनोफ्लैजिलेट्स, है ना, which are abundant. This system will perform all the functions of an ecosystem and of biosphere as a whole. Biosphere पे आएंगे हम लोग डिटेल में. इकोसिस्टम का सारा फंक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब इसी में प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है. अच्छा, इसका और एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूँ तो आप देखते होंगे कि आजकल ना जो बिल्डर्स हैं, जहाँ पे अपन अपार्टमेंट्स पहले सिंगल सिंगल बिल्डिंग वगैरह बनाया करते थे, अब आजकल ना पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स बनती है ना, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, हाइपर सिटी या ऐसा कुछ नाम देते हैं. जनरली आप देखोगे बड़े मेट्रो सिटीज़ में 10 बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया और अंदर ही उसी के अंदर जिम भी है, उसी के अंदर शॉप भी है, उसी के अंदर छोटा सा स्कूल भी बना देंगे. तो उनका ये कहना है कि ये आपको इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. समझे, आप यहीं पे अपना बिजनेस करो, यहीं पे कमाओ, यहीं पे खर्च करो, आप इसी में रहो, कि आपको शहर बाहर का जगह देखने का ज़रूरत ही नहीं. तो वो इकोसिस्टम क्रिएट कर, है ना. वैसे ही यहाँ पर भी कि पॉन्ड में प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, वही खाना बनाने वाला भी है और खाना खाने वाला भी है. तो उसका काम सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, आत्मनिर्भर. जो आजकल टर्म बहुत चल रहा है कि भाई आत्मनिर्भर है, ये सेल्फ सस्टेनिंग. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखें. यहाँ पर हो क्या रहा है कि इन टोटल अगर हम देखें एक बॉटम लाइन कि इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल का चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, एंड देयर इज कंजम्पशन बाय द हेटेरोट्रोफ्स, there is decomposition by the saprophytes and the other decomposers, and then it is released back for use by the autotrophs. तो पूरी साइकिल जो है आपकी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है विद इन दिस वन इकोसिस्टम. अच्छा, छोटा पॉन्ड या बड़ा पॉन्ड सेम चीज़ होने वाली है, साइज से फर्क नहीं पड़ रहा है. ये भी बहुत ज़रूरी है समझ, ध्यान से सुनना समझना क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, एंड दिस इज repeated over and over again. But one important point that people tend to miss, और आपको मिस नहीं करना है बिकॉज आपके नीट में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ऐसा आता है कि एनर्जी का जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है बॉस. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा सन से एनर्जी आई, ऑटोट्रोफ ने ली, मतलब प्रोड्यूसर ने, फिर उसको खाया कंज्यूमर ने, हेटेरोट्रोफ ने, फिर डिकम्पोजर ने किया, फिर वापस सन को देगा, वो गया, एनर्जी गया, एनवायरनमेंट में गया. यूनी डायरेक्शनल, वापस नहीं जा रहा सन के पास, साइक्लिक नहीं है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो. सुनना ये ध्यान से समझ. विच मीन्स यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी है ये लोअर से हायर ट्रोफिक. ट्रोफिक का मतलब क्या, फीडिंग लेवल्स है ना, जो हमारे फूड पिरामिड में फीडिंग लेवल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफिक लेवल्स बोलते हैं, है ना. ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ, वैसे तो ट्रोफिक. तो ये जो हीट है ये सन से आई, ऑटोट्रोफ को मिली, फिर हेटेरोट्रोफ को, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, और उसके बाद फाइनली कहाँ चली गई, इट इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट. साइक्लिक नहीं है, ध्यान से सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्टिविटी. तो फिर ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई कि भाई यूनी डायरेक्शनल फ्लो है तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम होनी चाहिए इकोसिस्टम की, क्योंकि भाई एनर्जी आई और फिर वेस्ट हो गई, जैसे एनवायरनमेंट में चली गई ना, क्या वेस्टेज हुआ एनर्जी का. वहाँ पर फंडा आ जाता है प्रोडक्टिविटी का कि भाई कितनी एनर्जी सन से ली और कितनी एक्चुअली कंज्यूमर तक पहुँची, है ना. जैसे कि अगर एप्पल वाले ने आईफोन बनाया $100 का और आते आते तुम्हारे पास $1000 का हो गया, तो क्या हुआ, बीच में किसने कितना खाचा मारा ये आपको जानने की उत्सुकता होती है. वैसे यहाँ पे कि सन ने कितनी जूल एनर्जी दी, कितनी कैलोरी एनर्जी दी और फाइनल कंज्यूमर तक कितनी पहुँची, ये यहाँ पे समझ, है ना. जितना आईफोन में इंटरेस्ट लेते हो उतना इसमें भी लेके पढ़ो, बहुत सही चीज़. देखो, सोलर एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली. देखो कुछ एकदम कैप्टन ऑब्वियस वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलोगे सर आप फिर तो मतलब क्या ABCD सिखा रहे हो क्या. ठीक है, एकदम ऑब्वियस चीज़ है वो, आई जस्ट मार्क एंड मूव अहेड. ठीक है, तो सोलर एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोग, हाँ और कुछ सही तो है. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के लिए सोलर एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी की टाइप क्या है. प्राइमरी होती है, उसमें ग्रॉस आएगा, नेट आएगा अभी. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसके बारे में बात करते हैं कि इनिशियली हम लोग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को किस पैरामीटर पे जज करने वाले, ये फंडा समझना क्या बोल रहे हैं. देखो, primary productivity is defined as the biomass or the organic matter produced per unit area over a period of time by plants during photosynthesis. पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर
प्लांट्स मिलकर जो बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन जो यूनिट्स हैं वो है वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। या तो आप ग्राम पर मीटर स्क्वायर यानी कि अमाउंट ऑफ वेट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हो, या उस ऑर्गेनिक मटेरियल से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलने वाली है उसके हिसाब से बोल सकते हो दोनों। पर मीटर स्क्वायर क्यों? बिकॉज पर यूनिट एरिया ऑब्वियसली, है कि नहीं। अच्छा, और मैंने तो पर यूनिट टाइम भी बोला, ओवर अ टाइम पीरियड। तो जब मेरे को पर मंथ करना है तो मैं स्लैश पर मंथ कर दूंगा, पर ईयर जज करना है पर ईयर कर सकता हूँ। तो फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम, अब जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपन कैसे बोलते हैं यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड्स है, यहाँ पर बोलना कितना स्टूपिड होगा ना। मैं आपको बोलूँ अच्छा आपका खेत है तो उसमें से कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ बताओ, या कितना ऑर्गेनिक मैटर आपने, कितने आलू उगाए, कितने गन्ने, कितने टमाटर उगाए, तो आप बोलोगे पर सेकेंड इतने उगे। इट बी सो स्टूपिड, इट्स इम्प्रैक्टिकल, राइट। सो यू टू डू इट इन पर मंथ और पर ईयर मैक्सिमम, है ना। इस तरह से हमको इसको जज करना है। तो रेट जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, जैसा मैंने अभी कहा। एनुअल प्रोडक्शन आप देखते हो, एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है। दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड बच्चों इनटू टू पार्ट्स। जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट्स? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, एक है आपका ग्रॉस, एक है ग्रॉस और दूसरा है नेट। एक है ग्रॉस, दूसरा है नेट। समझो दोनों क्या बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस नेट। ग्रॉस प्राइमरी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप बोलोगे सर ये तो सही, आपने सेम डेफिनेशन अभी बोला, प्राइमरी के लिए सेम बोला, ग्रॉस प्राइमरी के लिए भी सेम बोल रहे। यस, ओवरऑल शुरुआत में जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके टोटल ऑर्गेनिक मैटर बना रहे एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जैसे एक फॉरेस्ट ले लिया या एक खेत ले लिया आपने, मैनमेड इकोसिस्टम, उसमें सारे प्लांट्स मिलाकर टोटल कितना जनरेट किए, ठीक है, एक साल में, वो आपका ग्रॉस प्राइमरी, वो आपका ग्रॉस प्राइमरी। पर क्या वो एक्चुअली सारा का सारा यूजेबल होने वाला है? नहीं ना, कुछ तो वेस्ट होगा कि नहीं होगा उसमें से। अब आपका एक एग्जांपल ले लो, आपका एक खेत है, 100 एकड़, आपने 100 एकड़ ज़मीन है आपकी, बहुत अमीर हो आप, चलो 100 एकड़ आपकी ज़मीन है, आपने उसमें से आलू उगाए, है ना। अब वो राहुल गांधी की स्पीच वाला जोक मत सोचने लगना, आलू डालोगे सोना निकलेगा, वो वाला नहीं। आपने आलू उगाने, ठीक है। अब आलू में क्या ऑर्गेनिक मैटर है भाई, ठीक है, ढेर सारा स्टार्च है, आपने वो बताइए। आपको मैंने बोला ठीक है 100 एकड़ ज़मीन है, पूरे साल में कितने आलू उगा सकते हो? आप बोले सर मैं 10,000 टन आलू उगा दूंगा पूरे साल, चलो मान लिया। तो वो 10,000 टन आपकी ग्रॉस प्रोड्यूस हुई, क्या उसमें से सारा का सारा यूज होगा? प्रैक्टिकली सोचो, नहीं, कुछ पार्ट विल बी वेस्टेड। हाउ? some part the plant will utilize for its own respiration, some part of the organic material while it is growing, some part will be wasted, some part will be eaten by insects, some part will decay, बहुत सारा कुछ होने वाला है ना। तो ग्रॉस जो आप मान के चल रहे थे, जो पोटेंशियल था वो अलग है, और जो नेट यानी कि नुकसान या यूज जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं उसके बाद जो बचा वो नेट है, ठीक है। तो समझना है क्या बोलते हैं। तो ग्रॉस बोला इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो पहले हमने आइडियल कंडीशंस में प्रेडिक्ट किया था वो ग्रॉस, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ दिस इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। नाउ फोटो रेस्पिरेशन एक फिनोमिनन होता है, ऑब्वियसली हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अभी कंप्लीट करेंगे उसको। तो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके आपके लिए एनर्जी तो क्रिएट कर रहा है, बट प्लांट को अपना लाइफ प्रोसेस, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अपना लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी खुद को भी यूटिलाइज करनी पड़ती है बस। तो दैट इज रेस्पिरेशन लॉस। क्या बोलते हैं उसको? जितना उसने यूटिलाइज कर लिया उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन लॉस। तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस करेंगे तो नेट प्रोडक्टिविटी निकलेगी। जिन बच्चों को नहीं समझा आप वो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपने 10,000 टन आलू उगाए, उसमें से 500 टन वेस्ट हो गए, समझ लो ऐसा।
अब मैं वेस्ट ये वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। यहां पर है यूज, एक्चुअल यूज हुआ रेस्पिरेशन में, प्लांट के रेस्पिरेशन में यूज हुआ। तो जीपीपी माइनस आर, आर क्या था, रेस्पिरेशन लॉस, इज इक्वल टू एनपीपी, नेट प्रोडक्टिविटी। ओके, तो नेट इज द एक्चुअल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। नेट वो है जो अवेलेबल है फॉर कंजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना ये, ठीक है। नेट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बच्चों। अभी भी ये अवेलेबल है, बट ये एक्चुअली क्या सारे हेटेरोट्रोफ्स तक पहुंचने वाला है? नो। तुमने 10,000 टन का प्रिडिक्शन किया था, सपोज 1000 टन वेस्ट हो गया, तुम्हारा रेस्पिरेशन में चला गया, 9000 तुम्हारा प्रोडक्ट, फिर वहां से तुमने उसको उठाया और मार्केट तक लेके जा रहे हो बेचने के लिए। रास्ते में भी तो बहुत सारा लॉस हो सकता है, पैकेजिंग में भी तो लॉस हो सकता है, राइट। वैसे बहुत सारा होगा आपका कि जो फाइनली हेटेरोट्रोफ यानी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, तो ये समझना। तो नेट प्रोडक्टिविटी वो अवेलेबल था। अब हम लोग आएंगे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे कि भाई ये अवेलेबल था किसके लिए, ये हेटेरोट्रोफ्स के लिए अवेलेबल था। नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होती है। क्या मतलब, जो एक्चुअली कंज्यूमर तक पहुंचा और कंज्यूमर ने उसको अपने बॉडी में असिमिलेट करके जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनाया, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा गड़बड़ है ना, बाउंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को ये बाउंसर जाता है, समझ लो मैंने क्या बोला। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस था, ये आपकी पोटेंशियल थी, इतना जनरेट हो सकता, इतना ऑर्गेनिक मैटर एक गिवन इकोसिस्टम के सारे प्लांट्स में से जनरेट हो सकता है। सिंपल हो गया, ये क्लियर। नेट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, ये भी ठीक है। व्हाट वाज नेट, नेट वाज इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, नेट वाज ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, यहाँ तक ठीक। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या था ये था अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर synthesized by or formed by consumers। यानी कि आपने पोटैटो उगाया, आपने मुझे बेचा, मैंने खा लिया, मेरे बॉडी में सिंथेसाइज होने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें से जनरेट हुआ वो है सेकेंडरी प्रोडक्ट। वो तो एक्चुअल कहाँ जहां तक जो पहुंचा वो है ना, राइट। तो कंज्यूमर्स में से जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर हुआ वो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन है, ठीक है। अलग कलर से आपके लिए मार्क कर देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन plant species, also depends on environmental factors, nutrients, etc. कितना प्रोड्यूस होगा। अब जैसे मैंने कहा ना, आपका खेत बड़ा है तो ज़्यादा आलू उगाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन करो। आपके पास अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं खेत में डालने के लिए, अच्छे फर्टिलाइजर हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन करो, अच्छे क्वालिटी के आलू हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड है वगैरह, ज़्यादा प्रोडक्शन करो। आपके यहाँ पे धूप अच्छी आती है, पानी अच्छा है, सॉइल अच्छा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना प्रोडक्टिविटी, तो रैंडम फैक्टर्स पे थोड़ी डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर उन्होंने एक फिगर आपको, एक स्टैटिस्टिक दिया हुआ है जो आपको याद करना है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है हमारा अर्थ का, यानी कि सारे लोग जो इकोसिस्टम को मिलाकर, वो 170 बिलियन टन्स ऑफ ड्राई वेट। अब ड्राई वेट क्या मतलब कि वो मॉइस्चर कंटेंट हटाकर, ठीक है ना, उसको हम लोग ड्राई वेट बोलते हैं। तो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में कितना है हमारा पूरे बायोस्फीयर का नेट प्रोडक्टिविटी प्राइमरी फॉर्म में 170 बिलियन टन्स है बच्चों। यहाँ पर आपको सामने मार्किंग दिख रही है। ओशियंस की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 50
55 बिलियन टन। अब यहाँ पर इशू क्या है? इशू ये है कि भाई ओशियंस हमारे अर्थ के सरफेस का 70% ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कितना? ओशियंस 70% ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर उनकी प्रोडक्टिविटी देखो कितनी है, 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन है। जबकि लैंड जो है, लैंड एरिया जो है, जैसे कि अब उसमें फॉरेस्ट भी आ गया, आपके डेजर्ट्स भी आ गए, सब आ गए ना, जैसे ग्रास लैंड वगैरह वगैरह सब कुछ आ गए, वो सब मिलकर 30% एरिया ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर फिर भी उनमें से 170 बिलियन ड्राई जो टन्स है वो ड्राई वेट निकल रहा है ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, और इसीलिए ये लोड है लैंड एरिया पर। ये इसका रेलेवेंस है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसलिए आपको हर चैप्टर में ये भी सिखाया गया है बहुत बार, मैंने भी इसमें इसके पहले इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में बताया था ना, डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम, कि नहीं हो सकता डिफॉरेस्टेशन, नहीं अगर आप करोगे तो सस्टेन नहीं हो पाएगा। राइट, इस तरह से देखना है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। तो पहला हमारा था प्रोडक्टिविटी, जिसमें हमने देखा प्राइमरी, फिर इसमें ग्रॉस, नेट, फिर सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। तो क्या है देखो, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances. This is called decomposition. Simple. अच्छा, earthworm is farmer's friend, ये तो स्कूल में बचपन में पढ़ा था, सबको पता ही है। स्कूल में से दो ही चीज़ तो पढ़ के निकले थे, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड earthworm is farmer's friend। बोले सर आप हर लेक्चर में ऐसे हर नया ही बोलते हो कि स्कूल में से ये पढ़ के निकले थे। ठीक है, पुराने लेक्चर देख लो, ऐसे बहुत बार बोला है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखना। तो डिकम्पोजिशन क्या था? डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, सिंपल। डेड प्लांट रिमेन्स, इसको मार्क करने की जरूरत है, पास है, छोड़ो, सीधा मार्क करो, डेट्रीटस। ठीक है, सारा का सारा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है, भले वो प्लांट ओरिजिन का हो, एनिमल ओरिजिन का हो, कुछ भी हो, सारा का सारा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका, उसको हम डेट्रीटस के नाम से जानते हैं। ये जो है डेट्रीटस, ये आप बोल सकते हो एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिफोर बिकमिंग ह्यूमस, है ना। तो ये डेट्रीटस जो है बेसिकली कचरे का डिकम्पोजिंग या डिकेइंग वाला स्टेज है। ये डेट्रीटस है, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इन डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये आपको एज इट इज सीक्वेंस में लर्न करने हैं बच्चों। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन: फ्रेगमेंटेशन, leaching, catabolism, humification, mineralization. 5 steps for the process of decomposition. Is that understood? अब ये कौन करता है भाई? डेट्रीटस से आपको सीधा पता चल गया भाई, डेट्रीवोर्स नाम के ऑर्गेनिज्म होंगे। अर्थवर्म जैसे कि एग्जांपल है, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रीटस को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लीचिंग में क्या होता है? सॉल्युबल मटेरियल्स, ठीक है, लीचिंग आपको मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जब आपका सॉइल है और सॉइल में जब पानी आ रहा है, ठीक है, भले वो रेन से हो या रिवर से हो, कहीं से भी सॉइल में पानी पहुंचा तो जो सॉल्युबल चीज़ें हैं वो डिज़ोल्व होकर प्रेसिपिटेट होने लगती है, परकोलेट हो जाती है नीचे सॉइल के लेयर में, और वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाती है। पर अब वो अनअवेलेबल सॉल्ट है कि वो नीचे के लेयर में जाके बैठ गया, अब वो सॉइल के ऊपर के लेयर में अवेलेबल नहीं है। राइट, तो ठीक उसी तरह से अनअवेलेबल सॉल्ट्स का जो फॉर्मेशन है वो लीचिंग से हो रहा है। ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर में भी लीचिंग हमने किया हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, यानी कि माइक्रोबियल एंजाइम्स में। वो क्या करते हैं? डेट्रीटस को और छोटे प्रोडक्ट्स में डिग्रेड करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑफ कोर्स एनाबॉलिज्म इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कैटाबॉलिज्म इज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करने के प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन, दैट इज ह्यूमस फॉर्मेशन, बताइए आप, ठीक है, ह्यूमस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ह्यूमस जो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ह्यूमस के बारे में ज़रा देख लेते हैं। थोड़ा स्क्रोलिंग में आई थिंक आपको हल्का सा स्टटर आया होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ह्यूमस फॉर्मेशन जब हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन, अब ह्यूमस भी अगेन आपने स्कूल लेवल पे सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है। ये बेसिकली क्या है, इन सिंपल वर्ड्स क्या है, ये बेसिकली नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सिंपल भाषा में बोले तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ह्यूमस, नथिंग एल्स। बट केमिकली स्पीकिंग या उसकी कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली क्या है ये देखते हैं जरा, ठीक है। इट इज अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है। ये कैसे बना ये डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस, देखो ऊपर, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये दो प्रोसेस साथ में होते हैं। पहली बात, जब सॉइल में डिकम्पोजिशन हो रहा है तब ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस की वजह से एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस बनता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं बच्चों। ये क्या है, इस ह्यूमस की खासियत क्या है कि भाई ये हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन है एंड इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट अ वेरी वेरी स्लो रेट। यानी कि ये एक बाय प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन का। जब आपका कैटाबॉलिज्म वगैरह हो चुका उसके बाद बचा हुआ जो बाय प्रोडक्ट है वो ह्यूमस है। और इसकी खासियत ये है कि भाई इसके ऊपर ज़्यादा माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता, पहली बात तो ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता, बहुत स्लो डिग्रेड होता है। और ये कोलॉइडल है नेचर में, ह्यूमस कैसा है, कोलॉइडल। अब कोलॉइड्स क्या होता है ये मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ा है, अगेन सॉल्यूशन, कोलॉइड्स, प्रेसिपिटेट्स, है ना। ये हमने 3 अलग अलग पार्टिकल साइज के हिसाब से देखे सॉल्यूशंस में, ओके। तो अगर किसी को याद नहीं कोलॉइड्स क्या होता है तो वो लेक्चर एक बार रिवाइज करके देख लें, ओके। तो बिकॉज ऑब्वियसली हर एक टर्म को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना, जो केमिस्ट्री के टर्म है आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री में समझाया होगा, ठीक है, ओके। तो कोलॉइडल है ये नेचर में, तो ये रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है क्योंकि ये जल्दी घुल नहीं जाता, जल्दी डिजॉल्व नहीं हो जाता, जल्दी लीच आउट नहीं हो जाता, तो ये रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है। ये बहुत ही स्लो रेट पे धीरे 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 डिग्रेड होता है, माइक्रोब्स के एक्शन होता है, इट इज रेजिस्टेंट, मतलब नॉट कंप्लीटली रेजिस्टेंट, इसके ऊपर काम होता है बट बहुत स्लो रेट पे होता है, बहुत ही स्लो रेट पे। तो क्या होता है यहाँ पर, इसका डिग्रेडेशन हुआ और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। तो ये जो स्टेप्स हमने 5 देखे, ठीक है, ये आपके हैं पूरे के पूरे डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिकम्पोजिशन इज मेनली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, बट माइक्रोब्स जब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं या कोई और ऑर्गेनिज्म जैसे डेट्रीवोर्स जो है वो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा करके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस तरह से देखना है। डिकम्पोजिशन रेट में भी स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड चिटिन, चिटिन बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, जो फंगस के सेल वॉल में भी होता है, आपको पता ही है, बहुत सारे प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो जब ऐसे हार्ड और जो है टफ मटेरियल्स हैं, लिग्निन, काइटिन वगैरह, तो उनका डेट्रिटस बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए स्लोअर होता है, ऑब्वियसली यार, सीधी बात है। और जो जल्दी ब्रेकडाउन होने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि नाइट्रोजन, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, शुगर वगैरह, तब जल्दी बनता है। तो डिकम्पोजिशन जल्दी और स्लो किस में होगा, जिसमें टफ सेल वॉल वाली चीज़ें हैं वो स्लो होगा, जिसमें सिंपल जल्दी डिकम्पोज होने वाली, जल्दी ब्रेकडाउन होने वाली चीज़ें हैं, जल्दी सॉल्युबल होने वाली, रिजॉल्व होने वाली चीज़ें हैं, उसमें जल्दी जल्दी होगा। ऑल्सो टेम्परेचर अगर हम देखें, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहेगा तो ये फेवर करता है डिकम्पोजिशन। ये तो सारी चीज़ें हमें पता ही है ना, जहाँ पर गीला होगा, कोई मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे सड़न या डीके या डिकम्पोजिशन जल्दी होता है, हमको पता है। ड्राई स्नैक्स, आप बिस्किट को स्टोर करते हो 2 दिन 4 दिन बाद भी वो नरम होता है बट ख़राब नहीं होगा, अगर आप उसको बॉक्स में रख दो तो ख़राब नहीं होगा। बट यही आप पल्पी फ्रूट को रख दो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जिस चीज़ में मॉइस्चर है,
जल्दी खराब होगा। फ्रिज में जल्दी खराब नहीं होता, वार्म जगह पे जल्दी खराब होता है। तो ये सारी तो बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा लर्न करने जैसा नहीं है बच्चों। नेक्स्ट आता है एनर्जी फ्लो। एक्सेप्ट फॉर, पहला ही लाइन एक्सेप्शन ध्यान से सुन लेना, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल इकोसिस्टम। सारे के सारे इकोसिस्टम को सन ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक्सेप्ट एकदम डीप सी, मतलब आप मरियाना ट्रेंच की बात करो पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर जो इकोसिस्टम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एकदम डीप सी लेवल पर, वहाँ पर छोड़कर जहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं रही, पेनिट्रेट ही नहीं कर रही, उनको छोड़कर बाकी सब जगह सन ही। और एक्चुअली हर जगह इनडायरेक्टली तो सन ही है, बट डीप सी वाले को इनडायरेक्टली होगा, बाकी सबको तो डायरेक्टली सन है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ लाइंस इस चैप्टर की सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको डायरेक्टली नीट में आने के बहुत हाई चांसेस और पहले भी पुराने एग्जाम्स में आई हुई हैं, तो इनको फोकस करके समझना। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है? तो सोलर एनर्जी का पूरा पार्ट यूजफुल है? नहीं भाई, सम ऑफ द रेडिएशन, सम ऑफ द वेवलेंथ्स आर मोर यूजफुल देन द अदर्स। कैसे? देखो, लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिक। मतलब जो भी सोलर एनर्जी, समझो एक्स अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रही है, एक्स अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी आ रही है, तो पहले ही उसमें से 50% माइनस हो गई, ये है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के काम आ सके, जो फोटोसिंथेसिस के काम आ सके। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के काम आ सके। उसके बाद जो ये लाइट है, ये कौन यूज कर रहा है? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी यूज कर रहे हैं, प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं। प्लांट्स 2 to 10% ऑफ दिस यूज करेंगे। तो समझे, x का ऑलरेडी x/2 हो चुका है, क्यों? 50% तो ऑलरेडी वेस्ट हो गया। इसका भी 2 to 10%, ओनली 2 to 10% ये प्लांट्स ऑब्जर्व करें। सोचो कितना कम हो गया। और यही प्लांट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसी से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, वेज नॉन वेज आप कुछ भी खाते हो, अगर आप चिकन खा रहे हो तो चिकन तो क्या खा रहे हैं? कॉर्न और वो, मतलब जो भी वो वेज, वो तो वेजिटेरियन है ना, आप नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। और जो लोग वेजिटेरियन हो तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो ये जो 2 to 10% एनर्जी जो सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है प्लांट्स में, ये एक्चुअली पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन कर रही है। राइट, तो ये जो है इंसिडेंट रेडिएशन 2 to 10%, वो आपका काम आता है। ओके, all organisms are dependent on their food, for their food on the producers, either directly or indirectly. So again here the unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers is taking place. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सन से वापस सन तक नहीं जा रही, फिर वो एनवायरनमेंट में चली जाती है हीट। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का ओनली 2 to 10% इज यूज्ड by the plants and this is the one that is used for sustaining all living organisms का खाना। ठीक है, green plants in the ecosystem are producers. In a terrestrial ecosystem they are herbaceous and woody plants. In aquatic ecosystem they are phytoplankton, algae and other aquatic plants. तो producers terrestrial aquatic में थोड़े से सारे ऑटोट्रोफ ही होते हैं, और थोड़ा सा वेरिएशन है कि कौन से टाइप के प्लांट्स हैं, खास करके प्लैंकटन इन दी एक्वाटिक एनवायरनमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, फूड चेन, फूड वेब आपको पता ही है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा। ऑल एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स और इनडायरेक्टली, हेंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, अच्छा हेट्रोट्रोफिक में ना और भी वेराइटी है ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, पता है आपको। एक आता है इसमें सैप्रोफाइट, अलग से आता है, एक हम लोगों ने पढ़ा है पहले स्टार्टिंग में, मैंने आपको पढ़ाया था जब किंगडम्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डेट्रीटस वाले। करेक्ट, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई सबसे बढ़िया एग्जांपल था बच्चों।
प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स हो गए क्योंकि वो डायरेक्टली सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जनरली वो कार्निवोर्स होंगे। अच्छा, consumers that feed on herbivores are carnivores or primary carnivores, and those that feed on primary consumers or primary carnivores are called the secondary carnivores. एक सिंपल ग्रेजिंग का फूड चेन का एग्जांपल उन्होंने दिया है, ग्रास इज प्रोड्यूसर, गोट इज प्राइमरी कंज्यूमर, ह्यूमन इज सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर आप गोट खा रहे हो तो, अगर आप डायरेक्टली ग्रास, आप ग्रास तो खाते नहीं, मतलब आप प्लांट सोर्स से खाना खा रहे हो, ठीक है, पत्ता गोभी लेके खा रहे हो, फूल गोभी लेके खा रहे हो, तो आप प्राइमरी कंज्यूमर हो गए सीधे सीधे, ठीक है। जैन लोग बेचारे थोड़े से कम प्राइमरी कंज्यूमर, कुछ चीज़ें नहीं खाते, है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिड्यूस करना है कि कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी है, डिपेंडिंग ऑन कौन क्या कंज्यूम कर रहा है। डायरेक्ट अगर प्लांट ले रहा है, प्लांट से ले रहा है तो प्राइमरी हुआ, हर्बीवोर हुआ, और अगर इनडायरेक्टली ले रहा है किसी एनिमल को खा के तो कार्निवोर हो गया, और किसी ऐसे जानवर को खा रहा है जो पहले किसी और जानवर को खा चुका है तो सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, सिंपल है। दूसरा आ गया डेट्रिटस फूड चेन। अब ये थोड़ा रेपिटेटिव लगेगा, आपको हल्का सा बोरिंग लग सकता है, तो विल गो फास्ट यहाँ पर, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, ठीक है, डिकम्पोजर से बनी होती है, ठीक है, डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ये भी ठीक है, सैप्रोफाइटिक ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, जो खा रहे हैं जो ये डेड डिकेइंग मैटर को खा रहे हैं और उसको डिकम्पोज कर रहे हैं और उसमें से ह्यूमस वगैरह बना के दे रहे हैं, वो सैप्रोफाइट्स, ठीक है। फंगाई सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सारा कुछ बता दिया। एक्वाटिक सिस्टम में जीएफसी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है। जीएफसी मतलब क्या, देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, हमने किया ये ग्रेजिंग फूड चेन है ना, जीएफसी। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी जो है वो मेजर कॉन्डुइट के मेजर तरीका है फॉर एनर्जी फ्लो। अब ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, यार ग्रेजिंग एनिमल एक्वाटिक में क्या कर रहे हैं, है ना। देखो होता क्या है, ग्रेजिंग एनिमल्स की वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, ऐसा बोला। वो कैसे अफेक्ट होता है अभी हम लोग देखेंगे। ग्रेजिंग एनिमल्स जब घास को चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो डेट्रिटस बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में है ना, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी वो इनडायरेक्टली खा जाते हैं। तो एक्चुअली डेट्रिटस वाली फूड चेन उतनी नहीं काम करी, कहाँ पे, लैंड पे, यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल है। ये देखो, ये चीज को समझना ध्यान से। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम a larger fraction of energy flows through detritus food chain than through GFC. Detritus food chain is connected with the grazing food chain at some level. Why? Because some of the organisms of the DFC are falling prey to the GFC. ये सेंटेंस समझना क्या बोला मैं। लैंड पे जो सॉइल है, सॉइल में क्या चल रहा है, डेट्रिटस फूड चेन चल रही है सर, आप बोलोगे हाँ बरोबर। और ये डेट्रिटस फूड चेन जो है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है, जो बेचारे डेट्रिटस का काम कर रहे हैं, सारा कुछ आपका मेहनत कर रहे हैं, ग्रेजिंग एनिमल उनको भी खा जाते हैं। तो ये उनका इंटरेक्शन हुआ आपस में, क्योंकि वो घास खाते खाते ये थोड़ी बोलेंगे अच्छा घास खा लेता हूँ उसमें से अर्थवर्म छोड़ देता हूँ, तो सभी खा लेगा ना, सीधी बात है। तो वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दे बिकम प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स। Some animals like cockroaches, crows, etc. are omnivores. ये तो पता ही है आपको, कॉकरोच, क्रो, वल्चर, है ना, ये omnivores, ये कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ, पिग्स कुछ भी खा सकते हैं, ये नहीं देखते वेज नॉन वेज। These natural interconnections are called as food web, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन इज कॉल्ड देयर ट्रोफिक, है ना, बता दिया मैंने। फीडिंग लेवल, फीडिंग लेवल इज ट्रोफिक लेवल। Producer is first trophic level, which is plants. Second trophic level is herbivore, that is primary consumer. Third trophic level is carnivore, that is secondary consumer. Fourth level is top carnivore, that is tertiary consumer. जिसको और कोई नहीं खा रहा, जैसे कि अब आप बोलोगे सर मैन को मैन खा सकता है, हाँ, कैनिबलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल प्रोसेस की बात। फाइटोप्लैंक्टन हमेशा मेन प्रोड्यूसर होगा, जू प्लैंक्टन मेन कंज्यूमर हो जाएगा, बर्ड्स, फिश, वुल्फ थोड़े से हायर कंज्यूमर होंगे, मैन, ह्यूमन बींग्स हमेशा टॉप लेवल, हम हमेशा, मैन जो है, ह्यूमंस जो है वो हमेशा टॉप लेवल कंज्यूमर होगा, याद रखना।
ह्यूमंस जो है वो हमेशा टॉप लेवल कंज्यूमर होंगे बच्चों। उसके बाद आता है ईच ट्रोफिक लेवल पे क्या है। हर ट्रोफिक लेवल पे हम क्या चेक करेंगे, हर ट्रोफिक लेवल पर हम उसका मास ऑफ लिविंग मटेरियल को कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक लेवल पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है मास ऑफ मटेरियल, उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं बेसिकली। बट स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करने का जो यूनिट है वो है बायोमास। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोमास ऑफ द और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ यूनिट एरिया। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। एक फॉरेस्ट है, सपोज एक 10 एकड़ का छोटा सा फॉरेस्ट एरिया बना हुआ है, प्लांट एरिया बना है, ठीक है। उसमें 10,000 प्लांट है, 10 एकड़ में 10,000 प्लांट है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। तो वो प्रोड्यूसर्स का, वो सारे प्लांट्स का मास ले लो तो आपको प्रोड्यूसर्स का मास मिलेगा। वहाँ पे 1000 गोट्स है, बकरियाँ हैं चरने के लिए, ठीक है, और उतनी गाय भी है, गाय भैंस जो भी है, जो कैटल है जो ग्रेजिंग कर रहा है, उनका सबका मास मिलाओ, वेट, वो आपका हुआ प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास, ठीक है। फिर बाकी उसके सेकेंडरी कंज्यूमर और कोई ऐसे जानवर है, वुल्स वगैरह है सब, जो जैकॉल है, भेड़िया है ना, ये सब है, तो वो उसको खा सकते हैं, मतलब गोट वोट को खा सकते हैं, वो हो गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। उनको लो, उनका मास बताओ। तो हर एक एक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनका टोटल मास जो है वो बायोमास होता है। ये फंडा है सिंपल। तो मेजरमेंट ऑफ बायोमास इज इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मॉइस्चर निकाल के जो ड्राई वेट है उसको चेक करना है हमेशा, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट फ्लक्चुएट होते रहेगा, गर्मी में ज़्यादा है, गर्मी में कम है, ठंडी में ज़्यादा है, वो तो अलग है, फ्लक्चुएट होगा, बट ड्राई वेट फिक्स होगा, क्या, तो वो इंपॉर्टेंट, वो समझना है। उसमें भी कोई एक ज़रूर डेढ़ बच्चा ज़रूर आके मेरे से पूछो, सो ड्राई वेट फिक्स कैसे हो सकता है, मोटा पतला भी तो हो सकता है मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्राई वेट फिक्स होगा बच्चा, ठीक है। वाटर तो बहुत फ्लक्चुएट होगा ना, सुबह ज़्यादा है, सुबह जाके बाथरूम जाके आगे 4 बार, तो कम हो गया पानी, है ना, तो वो तो बहुत हाईली डायनामिक है ना, वजन डेली ऐसे नहीं फ्लक्चुएट होगा ना, तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्राई वेट इज मोर और लेस द सेम। Number of trophic levels in a grazing food chain is restricted. Why? This is the again a very important, one of the most important lines of the chapter. Energy transfer always follows the 10% rule. Energy transfer always follows the 10% rule, which means कि एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल तक आते आते 10% एनर्जी ही रह जाती है। एक एग्जांपल ले लो, एक प्लांट है, उसने सन से 2% एनर्जी ली थी ना, ठीक है, तो समझो मैं बोलता हूँ कि वो प्लांट ने 100 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करी, एक चिकन ने उस प्लांट को खाया, उसको मिलेगी 10 कैलोरी, तुमने चिकन को खाया, तुमको मिलेगी 1 कैलोरी। ऐसा फंडा है, मतलब कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे आते आते एनर्जी केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। ये फंडा है बेटा, समझना। सेम वे जैसे हमारे पास फूड चेन है, फूड वेब है, वैसे हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी है। अगेन नीट में वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड है, कौन सा पिरामिड स्ट्रेट है, कौन सा पिरामिड का बायोमास कम है, किसका ज़्यादा है, क्या है, ऐसे सारे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आपके पिरामिड्स पे ज़रूर मिलेंगे। एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है जहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर या इस पर्टिकुलर टॉपिक पिरामिड्स की कौन सा इन्वर्टेड है, कौन सा सीधा है, वो वाले पे छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। उसका चाहिए तो मैं आपको लिंक ज़रूर बता दूंगा, या आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है, नीट रिविजन में। वो भी एक बार देख लेना, छोटा सा 2-4 या 7 मिनट का वीडियो होगा, जहाँ पे आपको इस चैप्टर के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मिल जाएगा। ओके बच्चों, और आई विल पुट इट इन दी डिस्क्रिप्शन और दी आई बटन और समथिंग, है ना। चलो, शेप ऑफ अ पिरामिड तो आपको पता ही है, बेस इज ब्रॉड, एपेक्स इज नैरो। वाह, सही है। तो वैसे ही हम जब कोई भी एनर्जी लेवल का पिरामिड बना रहे हैं, कोई भी पिरामिड बना रहे हैं ट्रोफिक लेवल का, एनर्जी लेवल का, तो ऑब्वियस है
कि हमारा जो शेप है वो एक लगभग इस तरह का दिखेगा, यानी कि पिरामिडल शेप हमको दिखेगा बच्चों, है कि नहीं? क्यों ऐसा है? क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है जो टॉप लेवल के वो हमेशा कम हो। इसका कहने का मतलब कि एक जंगल में जितने पेड़ हैं उससे ज़्यादा लायन नहीं हो सकते, ये कहने का मतलब। और इसीलिए तो इसके ऊपर मतलब हाई तौबा मचाए हुए हैं ना लोग, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन पे। क्यों? क्योंकि जितने ह्यूमंस हैं पता चला उतने पेड़ नहीं बचे तो ख़त्म। इसलिए आपको बोला जाता पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, है कि नहीं? हर जगह यही सुनते हो, हर जगह यही एड्स चल रहे हैं, यही लोग उपदेश दे रहे हैं पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स यानी कि बेस हिल गया ना पिरामिड का, पूरा पिरामिड गिर जाएगा, है कि नहीं? इस तरह से देखना है आप, समझो बात। सो pyramid of numbers in a grassland ecosystem, only 3 top carnivores are supported in an ecosystem on production of nearly 6 million plants. 6 मिलियन प्लांट्स में से 3 टॉप कार्निवोर्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होता है। 6 मिलियन प्लांट से 3 टॉप कार्निवोर्स का, दैट्स इट। ध्यान से देखो, 6 मिलियन प्लांट लगेंगे तब 3 लायन की पेट भरने इतनी एनर्जी बनेगी। ध्यान से देखना, ठीक है? टॉप कार्निवोर में ह्यूमंस भी आ जाते हैं ऑफ कोर्स, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट द हायर लेवल्स। ध्यान से एक जरा इसको कंपेयर करके देखना, ठीक है? अगर आप पहला वाला पिरामिड ऑफ नंबर्स देख रहे हो और दूसरा वाला पिरामिड ऑफ बायोमास देख रहे हो तो थोड़ा सा शार्प स्लोप आपको पिरामिड ऑफ बायोमास में मिलेगा बच्चे, कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा शार्प स्लोप मिलेगा, ठीक है? हल्का सा ज़्यादा स्टीप स्लोप मिलेगा, बिकॉज जो टर्शियरी कंज्यूमर ऊपर आते आते उनका बायोमास बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है? ये देखना, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, that is small standing crop of phytoplankton supports a large standing crop of zooplankton। ये phytoplankton और zooplankton वाला फंडा कहाँ आने वाला था? एक्वाटिक में, याद है? एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड है बच्चों, वो आपको यहाँ पर देख लेना इन्वर्टेड मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप सामने देख सकते हो आपके यहाँ पे इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड मिलेगा आपको। कहाँ पर? एक्वाटिक सिस्टम में, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कम है एक्चुअली मास में, नंबर में नहीं, मास में ओवरऑल। जूप्लैंक्टन ज़्यादा है, ठीक है? ओके, एंड ऑब्वियसली आइडियल एनर्जी पिरामिड, तो ये तो पता ही है आपको, 10,000 जूल से 1000 जूल, फिर 100 जूल, फिर 10 जूल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने कहा था रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10, है कि नहीं? और 10%, रूल ऑफ 10 नहीं, इसको रूल ऑफ 10 मत बोलना, इसको 10% रूल बोलना। रूल ऑफ 10 एक्चुअली हम लोग सर्जरी में फॉलो करते हैं, ठीक है? वो आगे कभी आपको मौका मिलेगा तो बताऊंगा। सर्जरी में हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई बच्चे का अगर हीमोग्लोबिन 10 हो और उसका वेट 10 पाउंड्स हो और वो एटलीस्ट 10 वीक्स का हो गया हो तो ही उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, नहीं तो नहीं की जाती। ये सर्जरी का एक रूल है। खैर, यहाँ पर इसको हम लोग 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है? बाकी ऑनेस्टली यू कैन जस्ट, दिस एंटायर पार्ट यू कैन जस्ट रीड, नथिंग ये है, nothing special about all these, you can just read it out. Yes, here this part just read, nothing special, कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं दी हुई। एक लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे सामने मार्क की है, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट ही होता है, इन्वर्टेड नहीं हो सकता, सीधी बात है। एनर्जी का पिरामिड क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे 10% ही जा रही है ना, तो नेक्स्ट लेवल की ज़्यादा कैसे हो सकती है एनर्जी हमारे पिछले लेवल की कंपेरिजन में? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है?
Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time और annually per unit area. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, per unit area per year के हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट की जाती है. इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह ठीक है. नेक्स्ट जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन. ना सक्सेशन का मतलब क्या है? सक्सेशन का मतलब होता है एक लॉजिकल सीक्वेंस किसी चीज़ का, है कि नहीं? किसी चीज़ का एक लॉजिकल सीक्वेंस. तो ये सक्सेशन बेसिकली क्या है? देखो कि एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कहाँ से ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई और कहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ, वो फंडा है. ठीक है ना? तो उसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ते हैं. देखो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मार्क ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम. इस चैप्टर में अच्छा एक और चीज़, 17 पेज का चैप्टर है, एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है? तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की. हमें आपको लाइन जितनी मार्क करके उतनी पढ़ लेनी है. और कोई एक आधा पैराग्राफ मैंने अगर लिखा हो कि रीड, उतना रीड कर लेना. जो पढ़ने बोल रहा हूँ वो मतलब लर्न भी करना है ऑफकोर्स. ठीक है? और जो रीड बोला है सिर्फ रीड करके छोड़ देना, उसमें ज़्यादा दिमाग और मेहनत और टाइम वेस्ट मत करना. ठीक है? देखो ओके, तो ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल चेंज, जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो चेंज हो रहा है इकोसिस्टम बनने के लिए, जो पूरी प्रोग्रेशन हुई, जो पूरी सीक्वेंसिंग हुई एक ऑर्डर्ड नेचुरल तरीके से. ठीक है? पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, लीडिंग फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी. दिस होल आइडिया की शुरुआत से लेकर एंड तक डेवलप हुआ पूरा का पूरा इकोसिस्टम. कहाँ तक पहुँचा? क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुँचा. जो आखिरी कम्युनिटी जो उसमें उस इकोसिस्टम में एक अच्छे इक्विलिब्रियम से रह रही है, वहाँ तक पहुँचा. इस पूरे प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. तो हाउ हैव दे डिफाइंड इट? चेक. द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. सिंपल है ना? ग्रेजुअल है, प्रिडिक्टेबल है, सीक्वेंसिंग है स्पीशीज़ की कि पहले कौन सी स्पीशीज़ है. एक सिंपल आइडिया कि भाई पहले पेड़ लगेगा फिर ही बंदर आएंगे, उल्टा नहीं हो सकता. ठीक है? तो सक्सेशन में पहले पेड़ आएंगे फिर बंदर आएंगे, पेड़ पे रहने वाले. राइट? तो उस तरह से देखना. ड्यूरिंग दिस सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम्स लार्ज व्हाइल अदर्स मे डिक्लाइन और डिसअपीयर. कोई भी स्पीशीज कम या ज़्यादा हो सकती है जब तक वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे ना पहुंचे. Entire sequence or communities that successively change in an area are called the sears, or some people call it sear, but actually it should be pronounced as sear. ठीक है? तो एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज की जो कम्युनिटी है, जो चेंज अंडरगो कर रही है एक इकोसिस्टम में, उसको हम कहते हैं sear. ठीक है? The individual transitional communities are termed as seral stages or seral communities. In successive seral stages, there is a change in diversity of species of organisms. There is an increase in the number of species as well as increase in total biomass. ये लाइन बाउंसर. सिंपल. देखो ऐसे सोचो, एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर एक टाइप के लेट्स से डॉग्स इवॉल्व. एक शहर है, नया शहर बसा. ठीक है? उसमें एक ही टाइप के, एक ही स्पीशीज, एक वैरायटी के डॉग्स जो हैं वो ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई. 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार हो गए. थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने की वजह से या तो उनको कोई मारने लगा, उनके ऊपर कोई फीड करने लगा, या उनका जेनेटिक उतना स्ट्रांग नहीं था, कोई भी रीज़न से बहुत सारे उसमें से वो स्पीशीज़ के डॉग्स मर गए, दूसरी टाइप के स्पीशीज़ के ज़्यादा होने लगे. तो जो पहला एक कम्युनिटी बना था उसको मैं एक सीरियल कम्युनिटी मान लूँगा, एक सीरियल स्टेज मान लूँगा. सीरियल नहीं, सीरियल, ध्यान से सुनना. और सेरल, सम पीपल कॉल इट सेरल आल्सो. सीरियल स्टेज मान लो. दूसरी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी बनी, दूसरी स्पीशीज आई, उसको सेकेंड सीरियल कम्युनिटी मान लो. ह्यूमंस में भी देख लो, तो पहले निएंडरथल मैन आया, फिर क्रो-मैग्नॉन मैन आया, फिर होमोसेपियन वगैरह आए, फिर जैसे डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ. तो एक ह्यूमंस की कम्युनिटी एक जगह पे बनी, फिर वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो चले गए या इवॉल्व हो गए, और फिर नई आई एक इकोसिस्टम. उस तरह से आपने सोचा. आई थिंक अभी काफ़ी क्लियर हो गया.
तो यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, यानी कि एक फिक्स्ड कम्युनिटी है जो एक टाइम पे डेवलप हुई, फिर थोड़े सालों के बाद, कुछ वक्त के बाद, मे बी फ्यू डेकेड्स, मे बी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और व्हाटएवर, इट changed or it underwent a transition, right? That is when we will call it a serial stage or a serial community. Succession is a process that starts in an area where no living organisms are there. शुरुआत में लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो वहां से जीरो से शुरू होगा। तो यहाँ पर समझना कि जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वहाँ पर इसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत ही जीरो से हुई ना। प्राइमरी पहली बार हो रही है, पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, पहले से बने हुए नहीं है, पहली बार बन रहे हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। लेट्स से नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, लेट्स से अ बेयर रॉक, ठीक है। और दूसरा तो अगर जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, उसको प्राइमरी बोला मैंने, अभी बताया। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, एन एरिया वेयर समहाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर लॉस्ट। ऐसा एक एरिया समझो, मान लो जहाँ पर मीटियोर आके गिर गया, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर भयंकर सुनामी, फ्लड वगैरह कुछ आ गया, सब कुछ बचा ही नहीं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। अब वहाँ पर जीरो से वापस दोबारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं, डेवलप होना शुरू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे, सीधी बात है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। तो सक्सेशन के दो टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी। जहाँ पर कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी मार्स पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, आप सब जो बोलो, और यहाँ से अर्थ पे से जाके हम लोग वहाँ पे पॉपुलेट करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएं, तो वो प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन एक अर्थ पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कोई कैलामिटी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, दोबारा वहाँ से शुरू किया, तो ग्राउंड जीरो से आपने शुरू किया, तो वो सेकेंडरी है। क्लियर? प्राइमरी का एग्जाम्पल है, जैसा मैंने कहा, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर वगैरह। तो आप जब मैनमेड बनाते हो तो आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करो। आप साफ सुथरा पानी विदाउट एनी, अब डिस्टिल्ड वाटर समझो, आप मान लो आप लेकर आए, आपने उसका एक स्टोरेज टैंक में डाला, और अब वहाँ पे धीरे धीरे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फिर प्लैंकटन, फिर चीज़ें उगना शुरू हुई या बनना शुरू हुई, तो वो प्राइमरी हुआ। ठीक है। सेकेंडरी कहाँ पे? जैसे कि अबैंडन फार्मलैंड्स, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, फ्लडेड एरियाज वगैरह। ठीक है। At any time during primary or secondary, natural or human induced disturbances like fire, deforestation वगैरह can convert a particular serial stage into an earlier stage. जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि एक एरिया था, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी इकोसिस्टम की, और एक पर्टिकुलर टाइप के डॉग्स थे, और सारे डॉग्स एक साथ किसी ने मार दिए। ठीक है। अब दैट सीरियल स्टेज दैट वाज डेवलपिंग, अब वो वापस इट हैज़ टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो, वापस से वो पुराने स्टेज में जाके उसको फिर से डेवलपमेंट शुरू करनी पड़ी। या एक फॉरेस्ट था जहाँ के सारे पेड़ किसी ने जला दिए, या 90% पेड़ जला दिए सब, तो वापस इट हैज़ टू गो बैक टू ओरिजिनल जो पिछला स्टेज था, वहाँ से फिर से शुरू करना पड़ेगा उसको। तो सच डिस्टर्बेंसेस विल क्रिएट न्यू कंडीशंस। दे मे और मे नॉट बी गुड और पॉजिटिव, जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही हो, नेगेटिव ही हो, दोनों भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी कि जहाँ पर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था पहले वो प्राइमरी, जहाँ पर पहले एग्जिस्टिंग था पर सब कुछ मर चुका है तो सेकेंडरी। इस टाइप से हम लोग सक्सेशन को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का यहाँ तक एक पार्ट कवर कर लेते हैं, तो आगे का पार्ट है वो अपन सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।